नमस्कार। राजस्थान इंस्टीट्यूट से मैं डॉक्टर फरमान अली। हमारी जो बात चल रही थी अर्थात चल रही है साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर बात चल रही है और पिछली क्लास में कक्षाओं में हमने जो बात की है वो कवि जो संग्रह लिखे गए थे साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में कुछ कदम मान सकते हैं, एक जो शुरुआत हुई थी और गारसदा तासी पर। इसके साथ में हम लोग आज जो शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज लिखा था इस पर बात करेंगे। अर्थात ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में पहला कदम जो हिंदी भाषा में हिंदी कवियों के संदर्भ में लिखा गया। हालांकि इसको साहित्य इतिहास ग्रंथ का पहला इतिहास ग्रंथ तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें काल विभाजन और नामकरण नहीं मिलता है, फिर भी इसका अपना महत्व है। हमको इस पर इसके प्रकाशन वर्ष और इसकी ऐतिहासिकता, इसका मूल्यांकन, इसका उद्देश्य क्या रहा है लिखने के पीछे और इसमें आधार सामग्री जो शिव सिंह सेंगर ने जो बनाई है वो आधार सामग्री आधार ग्रंथ कौन से हैं और साथ में इसकी जो पद्धति रही है लेखन से लिखी उस पर हमें बात करनी चाहिए। अर्थात हम लोग ऐसा कह सकते हैं जो शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज लिखा था इसके बारे में अलग अलग आलोचकों ने भी कुछ अपने मंतव्य दिए हैं, वक्तव्य दिए हैं, उन पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। अर्थात हमें जब इसको शिव सिंह सरोज को देखना चाहिए तो मुख्यतः हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो इसका जो प्रकाशन वर्ष जो है वो कब हुआ था उस पर बात करनी चाहिए। फिर इसका जो उद्देश्य है अर्थात जो शिव सिंह सरोज लिखा गया था इसका उद्देश्य क्या रहा है शिव सिंह सेंगर का। इसके साथ में उद्देश्य के साथ साथ में हमें इसकी जो ऐतिहासिकता है ऐतिहासिकता पर भी बात करनी चाहिए। अर्थात शिव सिंह सरोज की जो ऐतिहासिकता है या आप ऐसा कह सकते हैं कि शिव सिंह सेंगर की जो ऐतिहासिक दृष्टि रही है उस पर हमें बात करना चाहिए। साथ में हमें इसको, चूंकि हमें इसे क्या है कई दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर आप उस तरह से नहीं देखते हैं तो फिर कंपटीशन एग्जाम में या एकेडमिक पर्पस से जो आपकी समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाएगा। फिर इसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ में जो इसमें अशुद्धियां रह गई हैं, जो अशुद्धियां रह गई हैं इन पर हमें बात करना चाहिए। अशुद्धियों के साथ साथ में इसकी जो लेखन पद्धति है, लेखन पद्धति है, इस पर बात करना चाहिए हमें कि इसकी लेखन की पद्धति कौन सी रही है। इसके साथ साथ में हमें जो आधार सामग्री है इसमें आधार सामग्री अर्थात शिव सिंह सेंगर ने जब सरोज लिखा था उसमें कौन कौन से ग्रंथों की सहायता ली थी उस आधार सामग्री पर हमें बात करना चाहिए। और साथ में कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं होते हुए भी इसका महत्व जो है उस पर बात करनी चाहिए। अर्थात हमें 6-7 बिंदुओं पर बात करनी चाहिए। एक प्रकाशन वर्ष पर, एक उद्देश्य, इसकी ऐतिहासिकता, इसमें अशुद्धियां क्या क्या रह गई और इसकी लेखन सामग्री, इसका आधार ठीक है लेखन पद्धति और इसकी आधार सामग्री, और साथ में ही इसके महत्व पर बात करना हमें चाहिए। पहले हम लोग बगैर समय को बर्बाद किए हुए इसके प्रकाशन वर्ष पर बात कर लेते हैं। सरोज का प्रकाशन वर्ष, शिव जो ये ग्रंथ लिखा था सरोज, प्रकाशन वर्ष पर बात हम लोग करते हैं। हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही बात शुरू कर देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है उसके पहले संस्करण की भूमिका में इसका प्रकाशन वर्ष जो है शिव सिंह सरोज का सन 1833 ईस्वी दिया हुआ है। अब ये क्यों दिया हुआ है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पहले हम लोग आलोचकों के साथ साथ में कि इसके संदर्भ में क्या कहा है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका 1833 ईस्वी प्रकाशन वर्ष माना है। अब जाहिर सी बात है कि 1833 ईस्वी तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष हो ही नहीं सकता, लेकिन शुक्ल जी ने माना है। पहले हम लोग क्या है कि शुक्ल जी के जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उस पर बात कर लेते हैं, अर्थात जो साहित्य इतिहास दर्शन है। जब ये जो 1833 ईस्वी जो हमें समय मिलता है
शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन की जो तिथि मिलती है शुक्ल जी के इतिहास में, ये पहले संस्करण की भूमिका में है, संशोधित और परिवर्तित में नहीं है। पहले संस्करण को ही नागरिक प्रचारणी सभा ने उसमें लगा रखा है और इनका कहना है कि कवित्वव्रत संग्रह शिव सिंह सरोज के संदर्भ में कि ये 1833 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, अर्थात इसे हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है वो नहीं माना, इसे कवित्वव्रत संग्रह की ही एक संज्ञा इन्होंने दी है और ये पहले संस्करण में मिलता है। देखिए पहला संस्करण जो है जब शुक्ल जी ने जब लिखा था, शब्द सागर की भूमिका में छपा था और शब्द सागर की भूमिका में ये 1833 ईस्वी एक समय लिखा हुआ है। जब शुक्ल जी ने इसको संशोधित परिवर्तित किया तो दूसरे जो जब संशोधित परिवर्तित है जो उसकी भूमिका में इसका समय का उल्लेख नहीं है। आप देखेंगे शुक्ल जी के जब इतिहास को हम लोग देखते हैं, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं फिर वापस आता हूं, मेन बिंदु पर आते हैं। शुक्ल जी ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो पहला संस्करण जब शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो संशोधित परिवर्तित संस्करण नहीं है। जैसे 1833 ईस्वी को हम लोग लेते हैं और जब हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण शुक्ल जी करते हैं और उसमें आदिकाल के अंतर्गत ही वीरगाथा काल को रखते हैं, अर्थात देशी भाषा काव्य जो लिखे गए थे, देश भाषा के काव्य संग्रह उनको रखते हैं। और जो करंट अकाउंट शुक्ल जी ने जो खोला है वो नहीं है, अर्थात करंट अकाउंट फुटकल जो रचना है, जैसे विद्यापति अमीर खुसरो की जब हम लोग बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनका उल्लेख क्या है पहले संस्करण में नहीं किया है, उनका बाद में ये किया है कि हर काल के अंतर्गत ऐसे फुटकल रचनाएं मिल जाएंगी आपको। और फिर आप उसमें देखेंगे शुक्ल जी के जब इतिहास को पढ़ेंगे, शब्द सागर की भूमिका को पढ़ेंगे तो शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास में कहता है कि भाई संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, साहित्य जो है जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब। अब संचित की जगह जो पहला संस्करण है जिसमें जो शब्द सागर में प्रकाशित हुआ था उसमें जो है संचित की जगह स्थायी शब्द मिलता है। और ऐसे ही क्या होता है, आदिकाल में बहुत सारे कवियों का उल्लेख नहीं मिलता है, भक्ति काल के जो अन्य कवि उनके संदर्भ में शुक्ल जी ने बाद में संशोधित परिवर्तित संस्करण में, ऐसे ही केशव दास की शुक्ल जी बहुत प्रशंसा करते हैं पहले संस्करण की भूमिका में, लेकिन जब दूसरा संस्करण संशोधित और परिवर्तित होकर आता है तो उसमें शुक्ल जी उसको जमीन पर पटक देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग गद्य के विकास में देखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें बदली गई हैं। अगर हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 2 फरवरी 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया था, अगर उसके बाद कोई संस्करण आता तो हो सकता है शिव सिंह सरोज की जो ये 1833 ईस्वी जो समय दे रखा है इसको बदल देते। लेकिन इसके साथ साथ में जब हम लोग शुक्ल जी के साहित्य इतिहास दर्शन को देखते हैं, अर्थात उनके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखते हैं या उनके दृष्टिकोण को देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लिखते समय, मैं शुक्ल जी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूं, मैं इसी तिथि पर बात कर रहा हूं जो 1833 में। तो शुक्ल जी जब लेखन शैली को देखते हैं तो उसमें पहले कवि का नाम लिखते हैं या लेखक का नाम लिखते हैं, फिर उसके जन्म और फिर उसकी मृत्यु के संदर्भ में उल्लेख करते हैं, फिर उसका थोड़ा संक्षिप्त परिचय देते हैं, पिता, निवास स्थान, इसके बारे में, फिर ग्रंथों के बारे में परिचय देते हैं और फिर जगह जगह उदाहरण देते हुए चलते हैं। ये शुक्ल जी का अपना स्टाइल है साहित्य इतिहास लिखने का जो उसको प्रमाणिक और वैज्ञानिक बनाता है। तो 1833 ईस्वी में जो है जो इसका प्रकाशन अर्थात प्रस्तुत माना है, जो इसे सरोज के जो प्रकाशन की तिथि है, दरअसल 1833 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर का जन्म हुआ था। हो सकता है पहले संस्करण में जन्म से संबंधित हो, क्योंकि जो संशोधित परिवर्तित शुक्ल जी का इतिहास है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं और पहले संस्करण में वो अगर उनको हम सही दृष्टिकोण से देखें तो अशुद्धि के तौर पर मानी जाएंगी। आगे हम लोग बात कर रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में एक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दीक्षित। अब ये कहां से आ गए लक्ष्मी नारायण दीक्षित? ठीक है, इन्होंने क्या है कि शिव सिंह सरोज को संपादित किया था और इनका ये कहना है कि शिव सिंह सरोज जो है 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सरोज जो है 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस 1876 पर हम लोग बात करते हैं। ये तय है कि शुक्ल जी ने जो 1833 ईस्वी जो समय माना है वो प्रकाशन की तिथि नहीं है, वो गलत है। वो पहले संस्करण में शुक्ल जी ने माना, बाकी संशोधित और परिवर्तित अगर 41 के बाद आता। अब ये दोष तो सारा नागरिक प्रचारणी सभा का है। ऐसा नहीं है कि नागरिक प्रचारणी सभा को हम श्रेष्ठ मानकर उसका हर वाक्य वेद वाक्य है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसने ये दूसरे संस्करण में इसको बदल देना चाहिए था। आगे चलते हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दीक्षित की जब बात करते हैं 1876 ईस्वी मानते हैं। अब 1876 पर बात करते हैं जब हम लोग शिव सिंह सेंगर का
साहित्य इतिहास लेखन संबंधी जब उद्देश्यों को देखते हैं तो शिव सिंह सेंगर लिखते हैं एक जगह कि भाषिक विकास से संबंधित विक्रम संवत 1933 में मैंने कुछ ग्रंथों को देखा और उनमें जो बहुत सारी गलतियां थी, अशुद्धियां थी उनमें, और जो ये है असनी के जो मतीराम है, जो इसको असनी के मतीराम जो ब्राह्मण है, इसको असनी के महापात्र भाट बतलाया गया। ऐसी बहुत सारी गलतियां देखी। तो संवत 1933 की जब हम लोग बात करते हैं, अगर उसका जब ईस्वी में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो 1876 आता है। तो इस समय तो क्या है कि शिव सिंह सेंगर ने जब साहित्य इतिहास लेखन की बात की थी तो वो अपना उद्देश्य निर्धारित किया था, अर्थात वो ग्रंथों का अनुसंधान कर रहे थे, उन पर क्या है वो पढ़ाई कर रहे थे या उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो ये तो उद्देश्य की तारीख है, इसलिए क्या है कि 1876 जो समय है ये भी हम लोग इसका नहीं मान सकते। आगे हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर शिव कुमार। डॉक्टर शिव कुमार, अब देखिए डॉक्टर शिव कुमार ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन एक आलोचनात्मक किताब लिखी है जिसमें बहुत सारे लेखकों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। उनका ये कहना है कि ये जो है शिव सिंह जो सरोज है ये 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे एक हम लोग लेखक को और ले लेते हैं, डॉक्टर राम किशोर। डॉक्टर राम किशोर, अब देखिए डॉक्टर राम किशोर जो है इन्होंने भी इसकी प्रकाशन जो तिथि है वो 1878 ईस्वी मानी है। अब ये दो प्रकाशन मानते हैं या 1878 ईस्वी, यहाँ क्यों भ्रम पैदा होता है 1883 और 1878 ईस्वी में? क्योंकि 1878 ईस्वी में इसका पहला संस्करण आया था। पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था मुंशी नवल किशोर प्रेस से, लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। यह 1878 ईस्वी में इसका पहला संस्करण हुआ था। आगे हम लोग बात करते हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जब लिखा था तो उसमें उन्होंने जब आधार सामग्री की बात करते हैं तो उनका यह कहना था डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का कि मैंने एक देशी ग्रंथ का सहारा लिया जिसमें कवि और महान कवियों के बारे में जानकारी मुझे मिलती है। उस ग्रंथ का मैं बहुत ऋणी हूं और उसका जो है दूसरा संस्करण मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ से 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की जब हम लोग, इससे हमें एक संकेत मिलता है कि ये जो है प्रकाशित कब हुआ था। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इसका जो प्रकाशन की तिथि है वो 1883 ईस्वी मानता है। एक हम लोग और ले लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अब देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जब हम लोग बात करते हैं, ये कहते हैं कि ये जो है शिव सिंह सरोज जो प्रकाशित हुआ था विक्रम संवत 1940, ठीक है, विक्रम संवत 1940। अब इसका सन निकालते हैं तो ये 1883 ईस्वी निकल कर आता है। अब ये जो है इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था, दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था नवल किशोर प्रेस से। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से नवल किशोर प्रेस से। अब ये इसकी तिथियों के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तो 1833 ईस्वी, 1833 ईस्वी में वैसे शिव सिंह सेंगर का जन्म हुआ था, मैंने कई जगह पढ़ा है ऐसा, ठीक है। अब दूसरा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दीक्षित जो है 1876 मानते हैं, लेकिन 1876 में इन्होंने साहित्य इतिहास लेखन का उद्देश्य निर्धारित किया था। और डॉक्टर शिव कुमार और डॉक्टर राम किशोर जो है 1878 ईस्वी मानते हैं। 1878 ईस्वी में इसका जो है पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से जब हम लोग देखते हैं तो इसके क्या है दूसरे संस्करण पर ही बात की जाती है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इस देशी ग्रंथ को अर्थात शिव सिंह सरोज को 1883 ईस्वी में और डॉक्टर राम कुमार वर्मा विक्रम संवत 1940 अर्थात 1883 ईस्वी में मानते हैं। ये इनका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। अब ये एग्जाम
जो पेपर सेट करता है उसके ऊपर निर्भर है कि वो किस संदर्भ में पूछता है, क्योंकि आजकल आयोग ने भी ऐसा देख रखा है कि जो जिस सब्जेक्ट का मिला उसको उठाकर ले गए और वो फिर क्वेश्चन को वो उलझा देता है, इसलिए परीक्षा जो है कोर्ट में चली जाती है उनका देरी होने का। जबकि होना ये चाहिए कि एक स्पष्टीकरण ये पूछना चाहिए। हम ये बात कर रहे थे कि शिव सिंह सरोज जो है इसकी प्रकाशन तिथि को लेकर बात कर रहे थे कि किसी ने 1833, किसी ने 1876, 1878 और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, उनका भी ये कहना है कि जो सरोज है वो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसलिए क्या है कि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए और उन्हीं को 1883 ईस्वी को लोग बाग प्रमाणिक मानते हैं, जो एक प्रचलन के रूप में है। बाकी तिथियां आप इनके सामने हैं। हम ये बात कर रहे थे कि शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज लिखा था उसका प्रकाशन वर्ष पर बात हो गई हमारी। अब हम लोग क्या है कि इसके उद्देश्य पर बात कर लेते हैं। किस पर बात कर लेते हैं? शिव सिंह सरोज के उद्देश्य पर बात कर लेते हैं। शिव सिंह सरोज का उद्देश्य, शिव सिंह सरोज का उद्देश्य। देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह का कहना है कि नवजागरण अर्थात पुनर्जागरण के अंतिम चरण में साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत हुई, अर्थात अनुसंधान से संबंधित कार्य हुए। डॉक्टर शिव कुमार का भी यही कहना है कि पुनर्जागरण का जो अंतिम चरण है उसी में साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत हुई थी। और हम लोग संयोगवश शिव सिंह सेंगर से ही हम लोग साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में कदम मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी भाषा में हिंदी कवियों के संदर्भ में लिखा था। इन्होंने विक्रम संवत, जब हम लोग देखते हैं विक्रम संवत 1933 में लिखा कि मैंने भाषा कवियों के संदर्भ में अर्थात भाषा से संबंधित कवियों के संदर्भ में कुछ ग्रंथ पढ़े जिनमें बहुत सारी अशुद्धियां थी, बहुत सारी गलतियां थी। गलतियां क्या थी? उनके जन्म से संबंधित, उनके निवास से संबंधित, उनकी रचना से संबंधित ऐसी गलतियां मैंने देखी और उन्हीं को दूर करने के लिए मेरे मन में यह आया कि मुझे एक ऐसे ग्रंथ लिखना चाहिए जिसमें कवियों का जन्म, निवास स्थान, उनकी रचना से संबंधित कुछ जानकारी हो। तो इस उद्देश्य से पता लगता है कि शिव सिंह सेंगर का, जब हम लोग बात करते हैं सेंगर साहब की, कि उन्होंने साहित्य इतिहास लेखन की दिशा, साहित्य इतिहास लेखन का कोई प्रयास नहीं किया था, बल्कि कवियों का एक ऐसा संग्रह इकट्ठा किया जाए जिसमें कि एकत्रित किया जाए कि जिसमें से बहुत सारे कवियों के बारे में जानकारी मिल सके। डॉक्टर शिव कुमार का भी यही कहना है। डॉक्टर रूपचंद पारिक का मानना है कि जो महर्षि दत्त ने भाषा काव्य संग्रह लिखा था और उस भाषा काव्य संग्रह में महर्षि दत्त शुक्ल ने एक भाषा काव्य संग्रह लिखा था जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और उसमें 51 कवियों का लेखा जोखा मिलता है। बहुत अच्छा काव्य संग्रह, जिसमें ये पहला ग्रंथ हम लोग इसको कह सकते हैं कि जिसमें कवियों के संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है साथ साथ में। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी गलतियां हो गई थी। तो डॉक्टर रूपचंद पारिक कहते हैं कि उस कमियों को दूर करने के लिए, उन गलतियों को दूर करने के लिए इन्होंने एक ये प्रयास करने की कोशिश की। इनका ये उद्देश्य रहा था कि उनको दूर किया जाए। खैर, डॉक्टर शिव कुमार का भी यही कहना है। हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर नामवर सिंह की, जब बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि 19वीं शताब्दी में जो भी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे गए वो प्राय कवि संग्रह के रूप में ही है, अर्थात साहित्य इतिहास लेखन के रूप में नहीं है। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का भी यही कहना है कि इससे मुझे बहुत सहायता मिली, चूंकि इन्होंने कवियों का परिचय तो दिया लेकिन उसमें क्या है कि काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया। खैर, पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। विक्रम संवत 1933 में इन्होंने कहा, और इनका ये मानना था कि मैंने कुछ ग्रंथ ऐसे भी पढ़े कि जो मतिराम ब्राह्मण हैं, कवि हुए हैं, उसको क्या है कि जो है कि असिनी का महापात्र भाट बताया गया था। तो इसी से क्षुब्ध होकर मैंने एक ये काव्य लिखने अर्थात एक ग्रंथ लिखने का कोशिश की और अनुसंधान कार्य शुरू किया। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं इनका शिव सिंह सरोज का उद्देश्य भाषा काव्य संग्रह। डॉक्टर रूपचंद पारिक का मानना है, डॉक्टर रूपचंद पारिक का मानना है कि इन्होंने भाषा काव्य संग्रह जो महर्षि दत्त
शुक्ल के द्वारा लिखा गया था, जो महेशदत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया था, इसकी कमियों को दूर करना, कमियों अर्थात अशुद्धियों को दूर करना इनका उद्देश्य रहा है। डॉक्टर शिव कुमार का भी यही कहना है। अब इन्होंने इनका उद्देश्य जो है ऐसा ग्रंथ तैयार करना जिसमें कवियों का जन्म, उनकी रचना, उनका निवास स्थान और संक्षिप्त परिचय हो और जो गलतियां हो गई हैं पहले, जो अशुद्धियां रह गई हैं, उनको दूर करना। ये इन्होंने इस उद्देश्य से अनुसंधान कार्य की शुरुआत करी। और इनका ये इन्होंने जब अनुसंधान कार्य किया तो इन्होंने चंद को कवीश्वर नहीं माना, चंद को भाषा का कवीश्वर नहीं माना। इनका ये मानना है कि चंद से भी पूर्व में बहुत सारे ऐसे भाषा के कवीश्वर हुए हैं जिन्होंने भाषा पर अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। जैसे ये उल्लेख करते हैं कि राजा भोज के पिता राजा मान सिंह ने संस्कृत काव्य शास्त्र पर अच्छे अच्छे ग्रंथ बनाए, अर्थात अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इन्होंने चंद पर, फिर इसके साथ साथ में चंद के बाद में ये वीर काव्य पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? वीर काव्य पर बात करते हैं और इनकी परंपरा का उल्लेख करते हुए जाते हैं। जब हम लोग पहले इनके जब बात करते हैं, इन्होंने अपने ग्रंथ में 1003 कवियों का उल्लेख किया है, जिसमें देखते हैं जब हम लोग, जिसमें 376 पेज अर्थात 376 पृष्ठ कवियों का काव्य संग्रह है और 147 पृष्ठ में कवियों का परिचय दिया। इन्होंने अधिकतर जब साहित्य इतिहास लेखन किया, किंवदंतियों इन्होंने जब साहित्य इतिहास लेखन किया, किंवदंतियों और कथानक रूढ़ियों का भी सहारा लिया जो इनकी ऐतिहासिकता पर संकट ला दिया। जिन्होंने इन्होंने मीरा के बारे में ऐसे ही कुछ उल्लेख किए हैं कि मीरा ने प्राण किस रूप में त्यागे थे, मीरा के संदर्भ में इन्होंने किया। आगे हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने तुलसीदास और राम भक्त कवियों की परंपरा को दर्शाया। हम बात ही कर रहे थे कि जो इन्होंने साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में जो कदम उठाया था, इन्होंने राम भक्त कवियों की परंपरा को दर्शाया था। अब कबीर पर इन्होंने, जब हम लोग बात करते हैं किसके संदर्भ में, कबीर जैसे महान कवि पर इन्होंने 4 पंक्तियां लिखी। कितनी पंक्तियां लिखी? 4 पंक्तियां लिखी। ऐसे कबीर जैसे महान कवि पर, और इन्होंने कबीर का जन्म विक्रम संवत 1610 काशीवासी बतलाया। अर्थात कबीर का जन्म विक्रम संवत 1610 में इन्होंने बताया और इन्होंने कहा कि काशी के रहने वाले थे और काशी में ही इनका जन्म विक्रम संवत 1610 में हुआ था। इनका जब ग्रंथों की बात करते हैं, शिव सिंह सेंगर बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इनके 2 ग्रंथ है मेरे पास में उपलब्ध हैं। एक तो बीजक एवं
रमणी, ये दो ग्रंथ इनके मेरे पास में है। इन्होंने 12 कवियों का परिचय एक पृष्ठ में दे दिया, अर्थात 12 कवियों का परिचय एक पृष्ठ में दे दिया, अर्थात 12 जो कवि हैं हिंदी के, उनका परिचय इन्होंने एक पृष्ठ में दे दिया। आगे हम लोग बात कर रहे थे, जब ये लिखते हैं तो शिव सिंह सेंगर की जब हम लोग बात करते हैं तो 440 कवियों का संग्रह के बाद में 1003 कवियों का परिचय लिखते हैं, परिचय दिया। कुल मिलाकर इन्होंने 839 कवियों का काव्य संग्रह और अंत में 1003 कवियों का दूसरे संस्करण में परिचय देते हैं, परिचय दिया। अब ये इनका क्या है कि उद्देश्य रहा है कि कवियों के बारे में जानकारी जुटाना और उनके बारे में, उनके जीवन से संबंधित, कवियों के जीवन से संबंधित उनका जन्म, रचना और निवास स्थान के बारे में बतलाना, साथ में ही उनके काव्य का उल्लेख करना, ये इनका उद्देश्य रहा है। और इन्होंने हिंदी भाषा में ही ये अनुसंधान कार्य करने की शुरुआत की। साथ में ही डॉक्टर रूपचंद पारिक का अगर हम लोग माने तो भाषा काव्य संग्रह जो लिखा गया था महर्षि शुक्ल का, उसकी कमियों को दूर करना भी इनका उद्देश्य रहा है। और साथ में संक्षिप्त परिचयों का जानकारी देना हिंदी के। और चंद को इन्होंने भाषा का पहला कवि स्वर नहीं माना। पुष्पदंत को हम लोग बात करते हैं, जब पुष्य या पुंड को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना, हिंदी का पहला कवि माना। अब ये कहां तक सफल हुए परिचय देने में, इसमें बहुत सारी गलतियां हो गई। डॉक्टर जो किशोरी लाल गुप्त है वो इन कमियों की ओर संकेत करते हैं। और डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का कहना है कि ना तो ये कवित्वव्रत संग्रह है और ना ही ये भाषा काव्य संग्रह है और ना ही ये इतिहास लेखन की दिशा में कोई कदम है, लेकिन इसमें ऐसे संकेत जरूर मिल जाते हैं जिन्होंने आगे चलकर, परवर्ती जो लेखक थे, आगे चलकर जिन्होंने साहित्य इतिहास लेखन के शुरुआत में कदम बढ़ाया था, अर्थात जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ओर संकेत करते हुए लिखते हैं कि उनको इससे सहारा जरूर मिला। तो इन्होंने, हम लोग जब बात करते हैं इनके शिव सिंह सरोज के उद्देश्य पर, तो इन्होंने जो है कवि के जीवन वृत्त, कवि का जीवन, उसकी रचना, उसका संक्षिप्त परिचय, ऐसे भाषा कवियों का संग्रह करना और उनकी कविताओं का संग्रह करना इनका उद्देश्य रहा है। साथ साथ में उनका संक्षिप्त परिचय देना। और हिंदी भाषा काव्य संग्रह जो महर्षि शुक्ल द्वारा जो लिखा गया था, जिसमें 51 कवियों का लेखा जोखा मिलता है, उसमें बहुत सारी जो कमियां हो गई थी उनको दूर करना, और ये इनका उद्देश्य रहा है मुख्य रूप से। और कहां तक ये सफल हुए, कबीर के बारे में भी जानकारी देते हैं। कई बार 12 कवियों का एक एक पृष्ठ में संक्षिप्त परिचय दे जाते हैं। तुलसीदास पर ये ज्यादा लिखते हैं। तुलसीदास की चौपाइयों की इन्होंने प्रशंसा की है और तुलसीदास के साहित्यिक योगदान को ये नहीं मानते, बल्कि उसके धार्मिक योगदान को मानते हैं। इसके साथ में ही भाषा के कवियों पर भी और इन्होंने लिखा है। और साथ में केशवदास की से ये काव्य शास्त्रीय परंपरा की शुरुआत मानते हैं। और इसके साथ में जो है 1700 ईस्वी विक्रम संवत 1700 में चिंतामणि, मतीराम आदि की ये भाषा काव्य के संदर्भ में उल्लेख करते हैं। इसके साथ ही 1800 विक्रम संवत 1800 में जो है ये कुछ भाषा काव्य संग्रह जो लिखे गए उनका भी उल्लेख करते हैं, जिनका हम लोग बाद में उल्लेख, इनकी ऐतिहासिकता पर बात करेंगे। विक्रम संवत 1900 की जब बात करते हैं तो ये गणेश, सरदार, द्विजदेव ऐसे कवियों का उल्लेख करते हैं। साथ में हम लोग बात करते हैं कि इसमें कुछ नए कवियों का उल्लेख हो गया, कुछ नए कवियों का
वर्णन भी मिलता है, वर्णन भी मिलता है। अब नए कवियों का उल्लेख जैसे हम लोग देखते हैं, एक तो इसमें सुखदेव, सोमनाथ, नेही, अयोध्या प्रसाद, ऐसे कवियों का उल्लेख मिलता है। अब कुछ आलोचकों का यह कहना है कि इसमें नए कवियों का आगमन हो गया। पहली बात तो ये कि उस समय में आज हम लोग क्या है 2021 में खड़े हैं, और उस समय में ये क्या है कि 1883 ईस्वी की बात है जब ये प्रकाशित हुआ था दूसरा संस्करण, क्योंकि उस समय में इतना खोज कर लेना एक बड़ी बात होती है। अब इन जिन कुछ आलोचक या साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में जो पढ़ाते हैं या जो इसके बारे में बात करते हैं, इन कवियों को कहते हैं कि ये कवि हुए ही नहीं इतिहास में। उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूं कि नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा एक हिंदी काव्य गंगा नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की गई है, जो इसके संपादक डॉक्टर वासुदेव सिंह है। अब उसमें इन कुछ कवियों का तो उल्लेख मिल जाता है। तो चूंकि शोध जो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी वो 1893 ईस्वी में, अर्थात इस ग्रंथ के बाद में हुई थी, और उन्होंने जब अनुसंधान कार्य शुरू किया, जब शोध ग्रंथों की पड़ताल की, तो फिर ऐसे कवियों का भी उल्लेख उसमें मिल जाता है। अर्थात इनकी ये जो कुछ कवि हैं, हिंदी काव्य गंगा डॉक्टर वासुदेव सिंह के द्वारा संपादित है और नागरी प्रचारणी सभा ने उसको प्रकाशित किया है, वहां पर इनका उल्लेख मिल जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि शिव सिंह सरोज की जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने इसके 3-4 बिंदुओं में इसको इतिहास को बांटा था। एक इसका प्रकाशन वर्ष और एक इसका उद्देश्य। अब हम लोग इसकी ऐतिहासिकता पर बात कर लेते हैं। अर्थात प्रकाशन वर्ष के बाद में हम लोग शिव सिंह सेंगर पर जो बात कर रहे हैं, अर्थात शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ लिखा गया था शिव सिंह सेंगर द्वारा, उसके प्रकाशन वर्ष के बाद में उसके उद्देश्य पर हमने बात की रही। अब हम लोग उसकी ऐतिहासिकता को लेकर बात कर लेते हैं। ऐतिहासिकता को लेकर आलोचकों में तरह तरह की बातें प्रचलन में, अर्थात उनके अपने वक्तव्य हैं, अपनी दृष्टि है, उससे हमें कोई ना तो कोई शिकायत है और ना ही उससे हम लोग उनको गलत ठहराने पर ठीक हो। लेकिन इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या रहा है सरोज का, अर्थात शिव सिंह सेंगर की जो ऐतिहासिक दृष्टि रही है इतिहास लिखते समय, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। शिव सिंह सेंगर जो है पहले लेखक हैं जिनकी ऐतिहासिक दृष्टि विकसित रही है। उन्होंने जो सरोज की भूमिका है उसके आरंभ में हिंदी साहित्य के विकास और भाषा के विकास पर चर्चा की है, और हिंदी का पहला कवि जो है वो पुष्पदंत को ठहराया, अर्थात पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना इन्होंने। और इनका ये कहना है कि जो भाषिक कविश्वर हुए हैं वो चंद जो है भाषिक कविश्वर, अर्थात महान भाषिक कविश्वर नहीं है, इससे पूर्व में भी बहुत सारे भाषिक कवि हुए हैं। इनका कहना है कि राजा भोज के पिता श्रीमान सिंह संस्कृत काव्य शास्त्र के रचने में सिद्धत थे, अर्थात निपुण थे, और इसके साथ साथ में ही ये जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण की जब हम लोग बात करते हैं, मीरा के बारे में जरूर, चूंकि इन्होंने कुछ कल्पना और किंवदंतियों के बारे में बात करी है जो ऐतिहासिकता की शत्रु सिद्ध हो जाती है। साथ में ही इन्होंने जो है 15वीं शताब्दी के साहित्य का उल्लेख किया है, और तुलसीदास की राम भक्ति की जो काव्य परंपरा थी उसको इन्होंने दर्शाया, और राम भक्ति काव्य की परंपरा को भक्ति के दृष्टिकोण से, अर्थात श्रद्धावश नजरिए से देखा, जिसमें कहीं कहीं ऐतिहासिकता जो है मरसी जाती है, अर्थात उसमें ऐतिहासिकता का कहीं ना कहीं क्या होता है, कल्पना और भावुकता ले लेती है उसकी जगह। और इनका ये कहना है कि ब्रज भाषा को, अर्थात ब्रज क्षेत्र में श्री वल्लभाचार्य और गोसाई विठलनाथ ने जो है ब्रज भाषा को गांव-गांव तक और घर-घर तक पहुंचाया। कई बार इस तरह के कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं, और तुलसीदास की इन्होंने जो देखा है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं देखकर उसको एक भक्ति के दृष्टिकोण से देखा, और तुलसीदास की जो है चौपाइयों की बहुत प्रशंसा की है। साथ में ही जब कबीर की बात करते हैं, ये अपने जो इनका ग्रंथ है सरोज, अर्थात शिव सिंह सरोज,
तो कबीर के ग्रंथ पर ये लिखते हुए बात करते हैं कि कबीर जो है इनका जन्म जो है विक्रम संवत 1610 काशी में हुआ था, अर्थात ये काशीवासी थे। और इनके दो ग्रंथ मेरे पास में हैं, एक बीजक और एक रमणी। कई बार अगर ऐसे सवाल पूछा जाता है कि शिव सिंह सेंगर ने जो है कबीर के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है, तो दो ग्रंथों का उल्लेख किया है, एक तो बीजक का किया है और एक रमणी का किया है। इसके साथ साथ में जब ये है कुछ ऐसे कवि हैं जो 12 कवि हैं जिनका एक पृष्ठ में उल्लेख कर जाते हैं, और कबीर की ऐतिहासिकता पर थोड़ा सा ध्यान इन्होंने नहीं दिया, चूंकि महान कवि थे और उस पर 4 पंक्तियों में ही उसका परिचय देकर ये आगे बढ़ जाते हैं। विक्रम संवत 1700 में जब हम लोग जाते हैं तो चिंतामणि मतीराम और सुखदेव, चिंतामणि मतीराम और साथ में ही बिहारी लाल, इनकी ये बात करते हैं और कहते हैं कि भाषिक काव्य शास्त्र में को आगे बढ़ाने में इनका बड़ा योगदान है। और विक्रम संवत जब सरोज को हम लोग पढ़ते हैं, विक्रम संवत 1800 में जब पहुंचते हैं तो इनका ये कहना है कि शतकों के बीच में कुछ भाषा काव्य शास्त्र लिखे गए थे जिनमें भिखारी दास का एक बड़ा योगदान है। इससे आगे जब इनके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को हम लोग देखते हैं तो विक्रम संवत 1900 में जब हम लोग पहुंचते हैं तो 1900 में इन्होंने कुछ कवि हैं, जैसे गणेश है, सरदार है, द्विजदेव है, और इनका इन्होंने वर्णन किया है, और वो भी भाषिक दृष्टिकोण से। अर्थात इनके जब हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं तो हम लोग भाषिक विकास परंपरा पर इन्होंने नजर डाली है। और इसलिए क्या है कि इनके साहित्य इतिहास को भाषा काव्य संग्रह भी कहा जाता है और कवित्व विरत संग्रह भी कहा जाता है। इन्होंने जो है पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना और उनका समय इन्होंने 713 ईस्वी निर्धारित किया। ये इनके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसका हम लोग संक्षेप में बात कर लेते हैं कि अपने समय इसकी विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। इसकी ऐतिहासिक अपने समय के लेखक जो थे उनमें सबसे इनका विकसित ऐतिहासिक दृष्टिकोण था जो पुनर्जागरण, जो डॉक्टर नामवर सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनका यह कहना था कि 19वीं शताब्दी में जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए वो सारे कवित्व विरत संग्रही के रूप में, अर्थात कवि संग्रह के रूप में ही माने जाते हैं, और कवि संग्रह के रूप में देखते हैं तो भी इनकी ऐतिहासिक दृष्टि सिद्ध हो जाती है। इसके साथ साथ में इन्होंने साहित्य के आरंभ एवं विकास पर चर्चा की, और भाषिक विकास को इन्होंने सरोज की भूमिका में दर्शाया। सरोज की भूमिका जब लिखते हैं तो उसमें साहित्य का आरंभ और विकास पर बात करते हैं, और जो भाषा है उसके आरंभ की बात करते हैं, और हिंदी का पहला कवि, हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने पुष्य अर्थात पुंड को माना, पुष्य अर्थात पुंड को माना, और इसका समय इन्होंने 713 ईस्वी निर्धारित किया। आगे चलकर कुछ आलोचक कहते हैं कि इन्होंने पुष्पदंत को ही भ्रमवश पुष्य या पुंड कह दिया था। इनका यह मानना है कि चंद जो हुए हैं, चंद अर्थात विक्रम संवत 1125, ये चंद जो हुए हैं ये कविश्वर, भाषा के कविश्वर नहीं है, भाषा के कविश्वर नहीं है। इनसे पूर्व में और बहुत सारे भाषा के कविश्वर हुए हैं। जब उस पर एक नजर डालते हैं कि जैसे मैं बात कर ही गया था, राजा मान की बात कर गया था, और 15वीं शताब्दी में जब ये बात करते हैं 15वीं शताब्दी में ये जो है शिव सिंह सेंगर जो है ये बात करते हैं कि ब्रज भाषा को घर घर पहुंचाने का, अर्थात गांव गांव अर्थात घर घर पहुंचाने का काम श्री वल्लभाचार्य और श्री गोसाई विठलनाथ ने किया। गोसाई विठलनाथ ने किया। तुलसीदास की जो राम भक्त काव्य परंपरा है, राम भक्ति काव्य परंपरा को ये अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्शाते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं जब
तुलसीदास का वर्णन जो है ये श्रद्धा के दृष्टिकोण से करते हैं और इनकी चौपाई जो है लिखी गई है उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। इसके साथ में ही कबीर का जन्म ये विक्रम संवत 1610 में मानते हैं और इनका ये कहना है, इनका निवास स्थान की जब बात करते हैं कि ये काशीवासी थे और इनके दो ग्रंथ है सामने, एक तो बीजक की बात करते हैं और एक किसकी बात करते हैं, रमेनी की। इनका ये कहना है कि मेरे पास में जो कबीर है विक्रम संवत जिनका 1610 में जन्म हुआ था, इनके दो ग्रंथ मेरे पास में है, एक बीजक है और एक रमेणी है। और इन पर ये ज्यादा नहीं लिखकर इनके इतने बड़े महान कवि पर ये संक्षिप्त में लिखते हैं, अर्थात 4 पंक्तियों में इनका परिचय दे देते हैं। और 12 कवि जो हैं, 12 कवियों का परिचय एक पृष्ठ में देते हैं। 12 कवियों का परिचय एक पृष्ठ में दे देते हैं। आगे जब हम लोग बात करते हैं इनके ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर, तो विक्रम संवत 1700 में इन्होंने चिंतामणि, मतीराम, भूषण, बिहारी लाल पर हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में योगदान पर चर्चा की और उसके विकास को इन्होंने दर्शाया। साथ में ही देखते हैं विक्रम संवत 1800 में इन्होंने भिखारी दास को भाषा का कवि माना और उनका यह कहना है कि संस्कृत भाषा काव्य को इन्होंने आगे बढ़ाया और भाषिक काव्य शास्त्र पर इन्होंने ऐसे शतक में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। विक्रम संवत जब हम लोग बात करते हैं, विक्रम संवत 1900 की जब बात करते हैं, तो इन्होंने इसमें गणेश, सरदार, द्विजदेव, क्षितिपाल, ठीक है, आदि कवियों के बारे में वर्णन किया। तो इनका जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उस समय के हिसाब से देखते हैं, अर्थात हम लोग सन 1878 ईस्वी के हिसाब से देखते हैं, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण इनका अपने आप में ही दूसरे कवियों से विकसित रूप में हमें नजर आता है। और जब इसमें कमियां ढूंढ के बैठते हैं, चूंकि आज हम लोग जो है 2021 में हम लोग बात कर रहे हैं इस पर, तो आज तो बहुत सारे शोध ग्रंथ सामने आ गए हैं। उस समय नागरिक प्रचारणी सभा की भी स्थापना नहीं हुई थी और बड़े बड़े प्रकाशक भी हिंदी के नहीं स्थापित होते। आज तो हमारे सामने बहुत सारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर अगर इसको खरा हम लोग कसौटी पर कसते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी कमियां नजर आ जाएंगी। और अगर हम लोग उस समय के 19वीं शताब्दी के अगर लेखकों में हम लोग इसके जब इतिहास सामने रखकर दूसरे लेखकों को सामने रखकर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम बहुत लोग पाते हैं कि शिव सिंह सेंगर की जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण था अपने समकक्ष के जो लेखक थे उनमें श्रेष्ठ साबित हो जाता है। और ये पहले लेखक थे जिन्होंने हिंदी भाषा में और हिंदी कवियों पर चर्चा की थी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। 1003 कवियों का इन्होंने लेखा जो का प्रस्तुत किया, 1003 कवियों का इन्होंने परिचय दिया। और इसके साथ में जो 440 कवि हैं, 440 जो कवि हैं, इनका काव्य संग्रह एवं परिचय दोनों ही मिलता है। गार्सद तासी का अनुकरण इन्होंने नहीं किया, ना ही उसके ग्रंथ से इन्होंने कोई सहायता ली, चूंकि वो जो है फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था। और ये हम लोग जब इनकी ऐतिहासिकता को देखते हैं तो पूर्णतः विकसित परंपरा थी, शोध पर आधारित थी। और इन्होंने अनेक ग्रंथों को ऐसे उलट पलट करके जब इन्होंने लिखा उसको अर्थात पढ़ कर लिखा। इनका खुद का भी कहना है कि कर्नल टाड के ऐतिहासिक पुस्तकों का मैंने जो है अध्ययन किया, उसके बाद लिखा। और साथ में ही बहुत सारे जैसे कवि माला, कालिदास, हजारा जो काव्य ग्रंथ है जिनमें कवियों का वो मिलता है। और भाषा काव्य संग्रह
जो महर्षि शुक्ल का है उनकी सहायता इन्होंने ली, रसचंद्रोदय की इन्होंने सहायता ली। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो इनकी ऐतिहासिकता को सिद्ध करते हैं। अब हम लोग इसके जब शिव सिंह सेंगर पर हम लोग बात कर रहे थे तो कुछ पॉइंटों में हमने इसको निर्धारित किया था, अर्थात कुछ विशेषताओं में शिव सिंह सरोज की हम लोग बात कर रहे थे, इसके जो है प्रकाशन वर्ष, इसका उद्देश्य, इसकी ऐतिहासिकता। अब हम लोग इसके अगले बिंदु पर बात करेंगे। ऐतिहासिकता के बाद में हम सरोज की अशुद्धियों पर बात कर लेते हैं। सरोज की अशुद्धियां। देखिए, जब हम लोग सरोज की अशुद्धियों पर बात करते हैं तो चूंकि शिव सिंह सरोज जब लिखा गया था तो जाहिर सी बात है सामग्री के बहुत ही कमियां थी, और उस समय में साहित्य इतिहास ग्रंथ के एक लिखने का प्रण लेना, एक शोध संकल्प लेना, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ अशुद्धियां हो गई थी। जैसे इसकी पहली सबसे बड़ी कमी है कि इसकी ऐतिहासिकता जो है उसमें बहुत सारी कमियां रह गई, अर्थात ऐतिहासिकता कवियों के बारे में सही जानकारी नहीं है। और महर्षि शुक्ल ने जो हिंदी भाषा काव्य संग्रह जो लिखा था, जिसमें 51 कवियों के बारे में लिखा गया है, जो गलतियां उसमें हैं उसी को लेकर इन्होंने प्रण किया था कि इन गलतियों को ऐसी गलतियों को सुधारना और कवियों का परिचय देना, ऐसा ग्रंथ तैयार करना है। उसको भी ये दूर नहीं कर पाए, अर्थात उसमें भी बहुत सारी गलतियां रह गई। साथ में मुद्रण से संबंधित, साथ में अध्ययन से संबंधित गलतियां हो गई, कवियों के जीवन परिचय से संबंधित गलतियां हो गई, ऐतिहासिकता से संबंधित गलतियां हो गई। ऐसी इसमें अनेक कमियां हैं जिनकी ओर हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए, ऐतिहासिकता संबंधी गलती, कई बार ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, संबंधी गलती देखने को मिलती है इसमें। और साथ में हम लोग बात करते हैं इसमें मुद्रण संबंधी गलती मिलती है। साथ में इसमें जो है तथ्यात्मक जानकारी से संबंधी जो गलती मिलती है वो हो गई। साथ में हम लोग देखते हैं इसमें कवियों के परिचय संबंधी गलती, कवियों के परिचय से संबंधित इसमें गलती हो गई। उनके जन्म, रचना से संबंधित गलती हो गई। कई कवियों का दोबारा नाम लिख दिया गया, कवियों का दोबारा नाम लिख दिया गया। इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने खुद का मानना है कि जहां पर ऐतिहासिकता का अभाव मिला वहां पर मैंने कि एक आइडिया से कवियों का उल्लेख कर दिया, और आइडिया जो होता है उनका ऐतिहासिकता का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आगे हम लोग बात करते हैं डॉक्टर पारिक, डॉक्टर रूपचंद पारिक का मानना है जो गलतियां भाषा काव्य संग्रह में हुई थी, भाषा काव्य संग्रह में हुई थी, वही गलतियां सरोज में हो गई। डॉक्टर शिव कुमार, किशोरी लाल गुप्त का कहना है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त का मानना है कि इसमें मुद्रण, तथ्य, परिचय आदि से संबंधित अनेक अशुद्धियां रह गई हैं। फिर हम लोग देखते हैं इसमें जो इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को जो अपनाया था उसमें पहले के कवि बाद में और बाद के कवि क्या होता है पहले आ गए हैं। ऐसी इसमें गलतियां हमें देखने को मिलती हैं सरोज में। लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व है कि किसी लेखक ने पहली बार
शोध के आधार पर एक कवियों का परिचय देने की, और वो भी हिंदी भाषा के कवियों के संदर्भ में 1003 कवियों के संदर्भ में जानकारी जुटाई, ये एक बड़ी बात है। अब हम लोग इसके जो है सरोज की अशुद्धियों के बाद में हम लोग इस पर दूसरे बिंदु पर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको कुछ उसमें बांटा था बिंदुओं में जिस पर हमें चर्चा करनी थी। एक तो हमने इसकी बात की थी, सरोज की अशुद्धियों पर बात हो गई। अब इसकी लेखन जो पद्धति है सरोज की, उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। सरोज की लेखन पद्धति, सरोज की लेखन पद्धति, सरोज की अशुद्धियों के बाद में सरोज की लेखन पद्धति। देखिए सरोज की जब हम लोग बात करते हैं तो शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति का सहारा लिया, वर्णानुक्रम पद्धति का सहारा लिया। अर्थात यह ऐसी पद्धति होती है जिसमें नाम के प्रथम अक्षर को आधार बनाकर साहित्य इतिहास लेखन किया जाता है। अर्थात वर्णानुक्रम जो वर्ण होते हैं, लेकिन स्वर और व्यंजन, इनके आधार पर इन्होंने क्या होता है, नाम के अक्षरों को आधार बनाकर साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत की। एक होती है कालानुक्रम पद्धति, जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जिसको आधार बनाकर साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत की थी। तो जो शिव सिंह सरोज जो लिखा गया था वो वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर लिखा गया था। गारसदा तासी ने भी वर्णानुक्रम पद्धति का ही सहारा लिया है। अब इसमें इन्होंने क्या है, 1839 कवियों के काव्य का परिचय दिया, काव्य का संग्रह के रूप में माना, संग्रह किया। और फिर इसके बाद में 1003 कवियों का संक्षिप्त परिचय दिया। ऐसे भी सवाल कई बार पूछे जा सकते हैं, संक्षिप्त परिचय दिया। 1003 कवियों का क्या है कि इसमें संक्षिप्त परिचय दिया इन्होंने। 1839 कवि जो है उनके तो काव्य संग्रह को किया, और फिर उसके बाद में इन्होंने 1839 कवियों के बाद में 1003 कवियों का फिर संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश की गई। इसमें हम लोग देखते हैं इन्होंने जो अ की श्रेणी में ही आ, ओ, औ आदि को रख लिया। अर्थात इन्होंने स्वरों में कोई भेद नहीं किया। इन्होंने जो है स्वर एवं व्यंजन में अंतर नहीं माना, जिसके कारण क्या है, कबीर से पूर्व कामता प्रसाद का उल्लेख मिलता है, जिससे पूर्व कबीर से पूर्व कामता प्रसाद का उल्लेख किया गया है। अब इसमें जो है कारबेग से पूर्व फकीर का उल्लेख मिलता है, फकीर का उल्लेख मिलता है। ऐसी इसमें गलतियां हो गई। अर्थात जो कवि पहले के थे वो बाद में चले गए, और जो बाद के जो कवि हैं वो क्या है, पहले आ गए। ये इन्होंने कलाकारी कर दी इसमें। फिर आगे हम लोग चलते हैं, इन्होंने जो है री, य, र, ल, व, श आदि में, आदि इत्यादि में अंतर नहीं माना। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है, आदि में इसमें अंतर नहीं माना। अब आगे हम लोग बात करते हैं, इन्होंने जो है 440 पृष्ठ में, ठीक है, 440 पृष्ठ में, 376 पृष्ठ में काव्य की बात करी, काव्य संग्रह की बात करी, और 147 पृष्ठ में
कवियों का परिचय दिया, कवियों का परिचय दिया। ये इनकी पद्धति रही है। साथ में ही कई बार 440 कवि मिलते हैं जहां पर उनका उल्लेख किया गया काव्य का। तो अब ये जो काव्य संग्रह है जो सरोज लिखा गया था, चूंकि इन्होंने भाषा काव्य संग्रह पर भी ध्यान दिया और उनके जीवन परिचय भी, इसलिए ये भाषा काव्य संग्रह भी है और कवित्वृत्त संग्रह भी है। डॉक्टर शिव कुमार ने सही लिखा है इनके बारे में कि जो शिव सिंह सरोज है वो भाषा काव्य संग्रह भी है और कवित्वृत्त संग्रह भी है। अगर इन कमियों को हम लोग देखते, खैर उस समय इस तरह की जो शोध प्रवृत्ति थी, जो शोध प्रणाली थी, वो विकसित नहीं हुई थी। वही कमियां इसमें देखने को मिल रही हैं। चूंकि 1883 में इतने जो है लेखन की जो पद्धति थी वो भी विकसित नहीं हुई थी, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल में देखी जाती है और इसके बाद में जो है जॉर्ज अब्राहम गिरेसन में देखी जाती है या फिर दूसरे साहित्य इतिहास लेखकों में देखी जाती है। वो पद्धति उस समय तक विकसित नहीं हुई थी। लेकिन इन्होंने जो लेखन पद्धति का सहारा लिया वो वर्णानुक्रम पद्धति थी, जिसमें कुछ कवियों के बारे में उल्लेख किया और इसमें हमें कुल 1003 कवियों का लेखा जोखा मिलता है, जिसमें कवियों का जीवन परिचय और उनके काव्य से संबंधित जानकारी मिलती है। शिव सिंह सेंगर के द्वारा जो शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में जो कदम हुआ था, जिसे हम भाषा काव्य संग्रह और कवित्वृत्त संग्रह की संज्ञा देते हैं, और तो उसके हमने जो है प्रकाशन वर्ष, उसका उद्देश्य, ऐतिहासिकता और उसमें जो गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं, उस पर बात करने के साथ साथ में उसकी जो लेखन पद्धति रही है उस पर बात करने के बाद में अब हम लोग शिव सिंह सरोज की जो आधार सामग्री है उस पर और बात कर लेते हैं। क्योंकि कई बार जो विभिन्न कंपटीशन होते हैं उनमें ये सवाल पूछ लिया जाता है कि इसकी आधार सामग्री के ग्रंथों में कौन सा नहीं है। तो सरोज की आधार सामग्री, सरोज की आधार सामग्री, अब हम लोग बात कर लेते हैं सरोज की आधार सामग्री। शिव सिंह सेंगर ने जो कवियों का संक्षिप्त परिचय लिखा है वो अनुसंधान के आधार पर लिखा है। अब कुछ ग्रंथों को भी उल्टा पलटा अर्थात पढ़ा उनके बारे में और फिर उन्होंने रखा। तो जाहिर सी बात है ये आधार सामग्री के साथ ही 1003 कवियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जा सकता है और वो भी हिंदी के कवियों का। ये पहली बार साहित्य इतिहास लेखन में देखा गया था। हम लोग बात कर रहे थे शिव सिंह सेंगर का खुद का कहना है कि मैंने अरबी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी के ग्रंथों का सहारा लिया और अंग्रेजी भाषा के ग्रंथों का सहारा लिया। इनका स्वयं का कहना है कि मैंने साहित्य इतिहास लेखन की जब शुरुआत की थी अर्थात शिव सिंह सरोज की, तो उसमें बहुत सारे अरबी के ग्रंथ, फारसी भाषा के ग्रंथ, संस्कृत भाषा के ग्रंथ और अंग्रेजी के ग्रंथों का इन्होंने सहारा लिया था। साथ में हम लोग जब देखते हैं डॉक्टर रूपचंद पारिक, इनका ये कहना है कि मुख्यतः इन्होंने भाषा काव्य संग्रह को आधार बनाया जो महर्षि दत्त द्वारा लिखित है, महर्षि दत्त शुक्ल द्वारा लिखित है। इसमें 51 कवियों का लेखा जोखा मिलता है अर्थात जो भाषा काव्य संग्रह है, और इसी से प्रेरणा पाकर इन्होंने अपने शिव सिंह सरोज की आधारशिला रखी। आगे हम लोग बात कर रहे थे, इसके साथ साथ में जो डॉक्टर शिव कुमार का मानना है कि इन्होंने कर्नल टॉड का जो किताबें हैं उनकी भी बात करी। इन्होंने कर्नल टॉड के ग्रंथों का भी अध्ययन किया। साथ में हम लोग बात कर रहे थे, इन्होंने जब शिव सिंह सरोज जब लिखा था, इसके साथ साथ जो है कविमाला, कालिदास हजारा और रसचंद्रोदय, साथ में जब हम लोग देखते हैं शतक विगिरास विलास,
इस ग्रंथ का इन्होंने सहारा लिया, क्योंकि इन ग्रंथों में, काव्य जो ग्रंथ है इनमें कवियों का कुछ संक्षिप्त परिचय मिलता है। एक इन्होंने भक्तमाल इस काव्य ग्रंथ का भी सहारा लिया। साथ में हम लोग बात कर रहे थे इसमें सुंदरी तिलक इसका भी इन्होंने सहारा लिया। और 28 जो है काव्य संग्रह का इन्होंने दिया है, इसमें नाम 28 काव्य संग्रह का बात इन्होंने की। कर्नल टाड की पुस्तकों का इन्होंने सहारा लिया। साथ में हम लोग देखते हैं कि जो गारशद तासी ने अपना इस्तवार द लिटरेचर जो हिंदुस्तानी लिखा था उसका इन्होंने सहारा नहीं लिया, क्योंकि हो सकता है कुछ भाषिक समस्या रही हो, क्योंकि गारशद तासी ने जो लिखा था वो फ्रेंच भाषा में लिखा था। हम लोग आगे बात कर रहे थे कवि माला, कालिदास हजारा, रसचंद्रोदय, भक्तमाल, सुंदरी तिलक, शतविगिरा विलास, और आगे हम लोग बात कर रहे थे इसने विद्वत मोद तरंगिणी इस काव्य ग्रंथ का सहारा लिया, क्योंकि इसमें भी क्या है कुछ कवियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है। आगे हम लोग बात कर रहे थे, तो ऐसे काव्य ग्रंथों का इन्होंने सहारा लिया। अरबी फारसी के संस्कृत ग्रंथों का डॉक्टर रूपचंद्र पारिक का मानना है कि भाषा काव्य संग्रह का इन्होंने सहारा लिया। और इसके साथ में ही जब हम लोग देखते हैं कर्नल टाड की कुछ किताबें हैं उनका सहारा लिया। कवि माला का इन्होंने सहारा लिया, कालिदास हजारा का सहारा लिया इन्होंने। रसचंद्रोदय एक है जिसमें कवियों के बारे में संक्षिप्त, एक शतविगिरा विलास है इसका सहारा लिया इन्होंने, और विद्वत विनोद मोद तरंगिणी का सहारा लिया इन्होंने। साथ में हम लोग देखते हैं भक्तमाल और सुंदरी तिलक का इन्होंने सहारा लिया। कुछ और काव्य ग्रंथों का सहारा लिया इन्होंने, जिसके बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी इन ग्रंथों के बारे में मिलती है, और ये इनके जो है आधार सामग्री रही है। कई बार इनके आधार सामग्री से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम लोग इसके साथ में इसके बाद इसके महत्व पर स्वीकार कर लेते हैं। सरोज का महत्व। अब देखिए जो है सरोज का महत्व, जब इसके महत्व की बात करते हैं तो अपने समय के लेखकों में इनका सर्वाधिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण था। इसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण का सहारा लिया गया है और शोध पर आधारित काव्य ग्रंथों का वो किया गया है। ये पहला काव्य ग्रंथ है ऐसा, काव्य ग्रंथ नहीं, पहला ऐसा कवि संग्रह है जिसमें 1003 कवियों के, हिंदी के कवियों का जानकारी मिलती है। प्रथम साहित्य इतिहास लेखन जो हिंदी भाषा में लिखा गया, हिंदी भाषा में, हिंदी कवियों के संदर्भ में लिखा गया, हिंदी कवियों के संदर्भ में लिखा गया। आगे हम लोग बात कर रहे थे, इसमें जो है हिंदी कवि 1003 कवियों का उल्लेख मिलता है, 1003 कवियों का उल्लेख मिलता है। हम लोग बात करते हैं जब इसकी बात करते हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की बात करते हैं तो इनका ये कहना है कि न तो इसमें कवियों के बारे में सही जानकारी है और ना ही ये साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में कदम है, परंतु जो परवर्ती साहित्य इतिहासकार थे जिन्होंने साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत की उसका संकेत इसमें अवश्य मिल जाता है, अर्थात उनको जानकारी अवश्य मिलती है। अर्थात जो है जैसे हम लोग देखते हैं संकेत मिल जाते हैं, अर्थात ऐसा कह सकते हैं साहित्य इतिहास लेखन के संकेत मिल जाते हैं, जिनमें हम लोग जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कवित्व वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है,
अब इसमें हमें भाषा के बारे में भी, भाषिक कवियों के संदर्भ में भी, अर्थात भाषा के साहित्य के संदर्भ में भी, अर्थात भाषिक विकास के संदर्भ में भी हमें उल्लेख मिलता है और कवियों का परिचय भी मिलता है। इसलिए इसे भाषा काव्य संग्रह और कवि संग्रह भी कहा जाता है। इसे भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह एवं कवित संग्रह, कवित वृत्त संग्रह भी कहा जाता है। कवित वृत्त संग्रह भी कहा जाता है। इतना विस्तृत ग्रंथ जो है 1003 कवियों के बारे में लिख देना, हिंदी भाषा के कवियों को में ही, यही एक अपने आप में इनका एक महत्व है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये जो है पुनर्जागरण, पुनर्जागरण की भावना से ओतप्रोत है। आगे हम लोग बात कर रहे थे, डॉक्टर नामवर सिंह का कहना है, डॉक्टर नामवर सिंह का मानना है कि 19वीं शताब्दी में, कब, 19वीं शताब्दी में जो साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में जो कदम उठाए गए, अर्थात जो लिखे गए, वो अधिकतर कवि संग्रह हैं। वे क्या हैं? कवि संग्रह हैं। आगे हम लोग इसके महत्व पर बात करते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जब वो देखते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का मानना है कि एक देसी ग्रंथ जिसके आधार पर मैंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, अर्थात उसमें से कुछ कवि और कुछ अच्छे कवियों के बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की। उस ग्रंथ का मैं सदैव ऋणी हूँ। सदैव क्या है उसका? मैं ऋणी हूँ। और वो जो है पंडित नवल किशोर प्रेस से, लखनऊ से 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस सरोज की तरफ संकेत करते हुए, अर्थात इसके नाम का उल्लेख करते हुए, तो इन्होंने क्या है कि इस आधार पर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसको क्या है, आधार ग्रंथ बनाया अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए। आधार ग्रंथ इन्होंने बनाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे साहित्य सामग्री ली। लेकिन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने ऐसे जो है 86 अर्थात 86 ग्रंथों की एक सूची दी है, जिसमें शुक्ल जी ने इनको इससे लिया था जो सरोज से, लेकिन उनमें जो कि त्यों नहीं लिया, थोड़ा सा उनमें परिवर्तन करके इसमें रखा है अपने साहित्य इतिहास लेखन में, अर्थात जो उनमें कमियां थी उनको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया गया था। तो हम लोग जब इसके महत्व की बात करते हैं, जो है सरोज के महत्व की बात करते हैं, तो सरोज का महत्व एक यही है कि पहली बार हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत की, और वो भी किसी भारतीय लेखक ने हिंदी भाषा में लिखने की शुरुआत की। डॉक्टर शिव कुमार इसके महत्व को स्वीकार करते हैं, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इसके महत्व को स्वीकार कर, उस महत्व साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में नहीं हो, लेकिन एक कम से कम एक कवियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, और पहली बार शोध संकल्प लिया गया। 15वीं शताब्दी के कवियों का उल्लेख किया गया। वल्लभाचार्य गोसाई विठलनाथ के बारे में जो लिखा, भाषा को घर घर गांव गांव तक पहुंचाया, ब्रज भाषा को, और चंद से पूर्व में भी बहुत सारे जो कवि हुए थे उनके बारे में हमें भाषिक विकास की जानकारी मिलती है और कवियों का संक्षिप्त परिचय मिलता है। वर्णानुक्रम पद्धति जो है, जो ये लिखा गया था, वो इसकी एक बड़ी कमी है, क्योंकि पहले के कवि बाद में और बाद के कवि पहले आ जाता है। कई बार इसमें कुछ कमियां और भी देखी गई हैं कि जैसे कबीर पर महान कवि हुए हैं कबीर, तो उस पर 4 पंक्तियों में ही लिख दिया और 10-12 कवियों का एक पेज में परिचय दे दिया। तो इस तरह से जब हम लोग देखते हैं, शिव सिंह सरोज में अनेक कमियां होते हुए भी इसका अपना महत्व है, क्योंकि ये साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में पहला कदम था। और पुनर्जागरण युग के अंतिम चरण में जो शुरुआत होती है वो शिव सिंह सेंगर से ही होती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमने शिव सिंह सरोज पर शिव सिंह सेंगर द्वारा जो प्रयास किया गया था, इस पर 4-5 दृष्टिकोण से बात की है हमने। एक तो हमने इस पर इसकी जो प्रकाशन तिथि थी उसको लेकर बात की थी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ मंतव्य, अलग अलग वक्तव्य हैं लोगों के, और एक हमने इस पर जो है इसके उद्देश्य पर हमने कर ली, इसकी ऐतिहासिकता को लेकर हमने बात कर ली, और इसकी अशुद्धियां, इसकी लेखन पद्धति, आधार सामग्री
और इसके महत्व जो भी इसका महत्व है, अर्थात महत्व ज़्यादा नहीं है लेकिन कमी है, तो और जितना भी महत्व है वो एक अपने आप में उस समय जब साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत हुई थी उस समय के दृष्टिकोण से अगर देखें उस समय में कितना कठिन कार्य होगा कवियों के बारे में जानकारी जुटाना और उनके बारे में रखना, और उस समय में इतनी रिसर्च जो पद्धति थी वो भी डेवलप नहीं थी। नागरिक प्रचारणी सभा की भी स्थापना बात हुई, फिर उनको प्रकाशित करवाना, ये एक अपने आप में बड़ा काम है और इसी में इसके महत्व को खोजा जा सकता है। अगर आज के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, 2021 के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं तो फिर इसमें बहुत सारी कमियां मिल जाएंगी। अगर आप उस समय 1883 ईस्वी में जब खड़ा होकर देखेंगे उस समय को, 1878 ईस्वी में देखेंगे, क्योंकि 1878 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी अर्थात स्वर्गवास हो गया था, और 1883 ईस्वी में इनका दूसरा संस्करण जो आया था नवल किशोर प्रेस से, उस समय के समय को और आज के समय को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा। और फिर इन्होंने जो साहित्य इतिहास सामग्री का जो एकत्रित करने की शुरुआत की थी वो विक्रम संवत जो है 1933, अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं 1876 से लेकर 1883 के बीच में ये जो है साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा गया। 76, 4 और 6-7 साल में आप ये देख सकते हैं, 4 साल ये हो गए और 3 साल ये हो गए, 7 साल में उस समय जब कोई ऐसे संसाधन नहीं थे और ट्रैफिक पुलिस में सर्किल इंस्पेक्टर थे, शिव सिंह सेंगर ट्रैफिक पुलिस में सर्किल इंस्पेक्टर थे, और उस पर अपनी ड्यूटी को निभाते हुए इन्होंने ये हिंदी के संदर्भ में अर्थात पुनर्जागरण युग में एक बड़ा योगदान दिया और ये प्रेरित किया आगे के लेखकों को कि शोध सामग्री के आधार पर, और उन्होंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के जो भवन की जो नींव रखी थी वो शिव सिंह सेंगर के ही ग्रंथ के आधार पर अर्थात शिव सिंह सरोज के आधार पर ही रखी। ये नींव का पहला पत्थर है जहां से भारत में हिंदी कवियों के संदर्भ में लेखन की परंपरा की एक शुरुआत होती है। और इसका महत्व जितना कम आका जाए, जितना ज्यादा देखा जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि उस समय में जब सामग्री की अनुपलब्धता और संसाधनों का अभाव के संदर्भ में इतना बड़ा 1003 कवियों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे देना हिंदी भाषा के कवियों के संदर्भ में और हिंदी भाषा के ही कवियों के लिए और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में एक शोध प्रवृत्ति को डेवलप करना, ये एक बड़ी बात है। अब मैं आगे इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन पर बात करूंगा। आगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की उनका जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं अगली क्लास में आपसे फिर मिलूंगा।